सभी साथियों को हमारा जोहार। कल के वीडियो में आप लोगों ने देख चुका होगा, हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था जीपीएससी के सिलेबस को और हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका है, हम लोगों ने जिस हिसाब से इसका खाका तैयार किया है उस पर चर्चा चली थी। साथ ही ऐतिहासिक मानचित्रावली पे भी बातचीत हुई थी, तो आप लोग उसे देख चुके होंगे। और आज से हम लोग पढ़ाई का जो मेन टॉपिक हम लोग का जो स्टार्ट होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे बात करेंगे। तो कल मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लोग झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे। तो झारखंड के इतिहास में अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड के इतिहास की जब बात करते हैं तो सबसे पुराना जो राजवंश है उसको बोल सकते हैं, राज्य स्थापना किसने किया था? तो मुंडा राज सबसे पुराना हमारा था, मुंडा राज। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसे, ठीक है। झारखंड के जनजातियों में ये आम धारणा है कि सभी दुनिया के जहाँ पे भी लोग हैं वहाँ पे तरह तरह की किंवदंतियाँ होती हैं। झारखंड में भी काफ़ी प्रचलित है। और चूँकि झारखंड के इतिहास को बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से अभी तक लिखा नहीं गया है, इसलिए झारखंड के इतिहास को समझने के लिए हमारा जो यहाँ का लोकगीत है, लोक कथा है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके आधार पर मैं आप लोगों को यहाँ के उद्भव के बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक किंवदंती है कि कैसे यहाँ पे इस दुनिया का निर्माण कैसे हुआ। तो ये आम धारणा है कि हमारा जो प्रमुख देवता है वो है सिंहबोंगा। तो इनका मानना था कि जो पूरा विश्व, समस्त ये जो पृथ्वी है, संसार, इसका निर्माण सिंहबोंगा ने किया है। वे क्या किए, पृथ्वी पर कुछ केचुआ, जोक, कछुआ, मेढक इत्यादि को पहले भेजे। वो लोग क्या किए, इस जलमग्न से यहाँ से समुद्र के नीचे से मिट्टी निकाल के ऊपर लाएं, जिससे हमारे स्थल मंडल का निर्माण हुआ है। इसके अलावा ही साथ ही सिंहबोंगा ने कुछ जीव जंतु, पशु पक्षी को भी यहाँ पर भेजा, जिससे कि 2 अंडे का निर्माण हुआ, लुटकुम हड़म और लुटकुम बुढ़िया। इससे 2 संतति निकले और ऐसा कहा जाता है कि ये जो पूरा संसार है ये सारे इन्हीं की संतति हैं। इस कहानी का सिर्फ ये सार रहता है कि हमारे लोक कथाओं में जो कि दिखाया गया है कि हमारे सर्व प्रमुख देवता हैं, जो कि पूरे बोल सकते हैं विश्व के दाता हैं, वो हमारे सिंहबोंगा हैं। और साथ ही ये झलकाता है कि झारखंड के जो लोग हैं वो अलौकिक शक्तियों पे काफ़ी विश्वास करते हैं, थे और आज भी करते हैं। तो इससे ये 2 चीज़ें स्पष्ट हैं कि सिंहबोंगा यहाँ के प्रमुख देवता हैं, ठीक है। और अपना सर्वप्रमुखता दिखाने के लिए इस टाइप का कहानी आम प्रचलन में रहता ही है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं झारखंड में मुंडा राज की। तो मुंडा, चूँकि हम लोग जानते हैं कि मुंडा लोगों ने सबसे पहले झारखंड में राज्य निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। हालांकि ये अलग बात है कि झारखंड की सर्व प्रमुख जनजाति की जब बात होती है तो वहाँ पे असुर जनजाति की बात होती है कि सर्व प्राचीन जनजाति कौन सा है झारखंड की, तो वो है असुर। इसका कनेक्शन हम लोग कल देखेंगे जब हम लोग नागवंश की स्थापना करेंगे, नागवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो नागवंश के बारे में जब पढ़ेंगे तब असुर को देखेंगे। फिलहाल चूँकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, मतलब ऐतिहासिक अध्ययन के लिए राज्य स्थापना, राजवंश का जो हमारा अध्ययन है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे पहला कार्य राज्य निर्माण का कार्य मुंडा लोगों ने किया है, इसीलिए मुंडा राज को हम लोग पहले देख रहे हैं। तो चलिए मुंडा राज के बारे में बात करते हैं कि मुंडा लोग हम लोग आम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि मुंडा लोग यहाँ के मूल ना होकर के बाहर से आए हुए थे। इसमें तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि ये मध्य भारत से आए थे, कुछ का मानना है नहीं तिब्बत से आए थे, कुछ का मानना है कि नहीं साउथ से आए थे। तो कंक्रीट कुछ भी नहीं है, सभी के अपने अपने मत हैं, अपने अपने तर्क हैं। तो इस हिसाब से एक जैसे शरद चंद्र राय हैं जो कि मुंडाज एंड देयर कंट्री इस पुस्तक के लेखक हैं, और उन्होंने मुंडाओं के बारे में काफ़ी रिसर्च किया है और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी हमें प्रदान की हैं। तो सर्वप्रमुख जो सर्वसम्मति से जो एक्सेप्टेड है वो ये है कि मुंडा जनजाति मध्य भारत से आए हैं।
मध्य भारत मतलब आजमगढ़ से कहा जाता है कि ये लोग अपने स्थायी निवास, जब भारत में आर्यों का आगमन होने लगा तो आर्य जब आए मध्य एशिया से, तो यहाँ पे क्या किए कि यहाँ के जो मूल जनजातियाँ थी, आप जान रहे हैं कि वो लोग उस पर आधिपत्य जमाने लगे और वहाँ के लोगों को प्रताड़ित करने लगे तरह तरह के से। तो जो यहाँ के मूल लोग थे वो वहाँ से अपने अपने स्थान छोड़ करके दूसरे जगह शांति और स्थायी निवास के खोज में जगह जगह इधर उधर जाने लगे। तो जब आर्य भारत आए तब ये क्या किए, मध्य भारत से ये लोग झारखंड की ओर कूच किए हैं। तो वहाँ आजमगढ़ से निकल करके बारगढ़ होते हुए उसके बाद फिर रोहतासगढ़, सोचे कि रोहतासगढ़ में रह लेते हैं, लेकिन रोहतासगढ़ में पहले से वहाँ पे खेरवार जनजाति थे और वहाँ पे उनका शासन चलता था। तो चूँकि ये आम है कि जब भी कोई बाहरी लोग किसी राज्य में आते थे तो युद्ध हो ही जाता था, उनको लगता था कि ये हमला करने आए हैं। तो जब ये युद्ध हुआ तो बेचारे ये जो मुंडा थे वो बुरी तरह परास्त हो गए। तो इनके जो लीडर थे, नेतृत्वकर्ता बोल सकते हैं, ऋषा मुंडा, वो तो भाई हार चुके थे। थक पीट के हारने के बाद बेचारे अचित सो रहे थे। तब ऐसा कहा जाता है कि सिंहबोंगा ने उन्हें स्वप्न दिया और स्वप्न में ये बताया कि तुम जहाँ हो वहाँ से दक्षिण में जाओ। दक्षिण में सोना लेकिन देशुम है, अर्थात सुनहरा देश बोल सकते हैं, या उसको बोलते हैं कि सोना लेकिन देशुम मतलब सोना की तरह देश है, सुनहरा देश है, उसकी खोज में तुम अपने से दक्षिण की ओर जाओ। तब फिर वो वहाँ से क्या करते हैं, अपने जो जितने साथी थे, ऐसा है लिखा हुआ कि 21,000 मुंडा उनके साथ चल रहे थे, मतलब आजमगढ़ से निकले थे और इधर से होते हुए आ रहे थे। तो फिर रोहतासगढ़ में हारने के बाद जब वहाँ से निकले तब शेरघाटी और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखें, कल जैसे हम लोग मैप देख रहे थे कि ये पलामू है, पलामू के ऊपर देखे थे हम लोग रोहतासगढ़, ठीक है। तो यहीं पे हमारा सोन नदी है, तो रोहतासगढ़, उसका फिर सोन नदी क्रॉस किए। सोन नदी क्रॉस करने के बाद जब वे लोग यहाँ प्रवेश किए तो देख के अचंभित वो डर गए कि बाप रे, ऐसा जगह, ये इंसानों के रहने की जगह है या दैत्यों के। तो उनको तो समझ में नहीं आया कि यहाँ पे इंसान रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज, सारे लोग डर गए। कल मैं बताऊंगा कि यहाँ पे क्या आता था, पहले जो जरासंध थे असुर राजा, वो क्या करते थे, या फिर आप लोग पढ़ सकते होंगे, इसमें मौर्य वंश में भी पढ़े होंगे कि जो लोग को सजा दिया जाता तो वो लोग क्या करते थे, वहाँ से मतलब सजा के रूप में इस प्रदेश में, जिसको कि यहाँ पे कुक्कुट बोला जाता था, कोई पशु भूमि बोलते थे, बहुत तरह का नामकरण है। इस नामकरण का मैं आप लोगों को एक लिस्ट बना करके आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो जो भी छात्र होंगे, मतलब जो भी आपको स्टडी मटेरियल कुछ कुछ तो दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको नोट्स नहीं दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा और इसका नोट्स बनाइएगा। नोट्स क्या है, अगर आप लोग दूसरे के लिखा हुआ तो वो तो किताब है, तो नोट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। नोट्स वही होता है जो आप खुद पढ़े हैं और उसको लिखे हैं, तब वो नोट्स है। दूसरे का नोट्स पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए अगर मैं आपको दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो आपको किताब की तरह हो जाएगा। उसे आप खुद बनाइएगा तो एक नज़र में आपको एक पेज पढ़ लीजिएगा कि हाँ भाई, पेज में समझ जाइएगा क्या क्या लिखा हुआ है। तो आप लोग खुद से बनाइएगा। कुछ कुछ जो होगा उसे मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो जो भी लोग होंगे वो टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रहा था, अलग अलग समय में अलग अलग लोग नामकरण होता था। तो यहाँ पे सजा के रूप में भेजा जाता था कि इतना घनघोर जो जंगल था हमारा झारखंड का, यहाँ पे सजा के रूप में दिया जाता था कि इसे ले जाकर इसके सिर्फ छोड़ दो, जिसको भी मृत्यु दंड देना है उसको ले जा करके बस वहाँ छोड़ दो। वहाँ पे इतने खतरनाक जंगल है हमारा, जो इतना था, जिसको कि अब बोल सकते हैं कि अमेजन वाला जो जंगल है उस टाइप का था, साउथ अफ्रीका वाला और ये सब वाला, जो जितने घने घने जंगल है उस टाइप का कि सूर्य का प्रकाश भी ना दिखे, तो इस टाइप का जो जंगल था, तो यहाँ पे लाकर छोड़ दिया जाता था और माना जाता था कि जंगली जानवर उसे खा जाएंगे और उसे मृत्युदंड मिल जाएगा। तो जब मुंडा लोग यहाँ पे सोन नदी पार करके आए तो वो देख करके डर गए कि यहाँ पे रहने लायक है या नहीं। तब फिर क्या किए, उन लोगों ने एक मुर्गा लाया, सफ़ेद मुर्गा। अब वो क्या किए कि सफ़ेद मुर्गा का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर ये मुर्गा जंगल से घूम करके वापस आ जाता है जीवित, तब मान लेंगे कि ये भाई भूत पिशाचों का जगह नहीं है, इंसानों के रहने लायक है, और तब हम यहाँ पर बसेंगे। तब वो क्या किए, एक मुर्गा को हमारे इस जंगल में छोड़ दिए और साथ में ये जंगल में आग लगा दिए चारों तरफ से। कुछ दिनों के बाद था कि 17 दिन के बाद
ये मुर्गा वापस सकुशल सही सलामत वापस आ गया। तब जाकर के इनको विश्वास हुआ कि नहीं, तब ठीक है, ये हमारे रहने योग्य है, यहाँ पे रहा जा सकता है। तब फिर वो हमारा एंट्री झारखंड में एंट्री हुआ इनका, और इसके बाद यहाँ पे स्थापित हुआ मुंडा राज। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे मुंडा के दल के, वो तो थे ऋषा मुंडा, लेकिन राजा के तौर पर ये नहीं बने। ये इनके जो बोल सकते हैं अनुयायी थे या फिर इनसे जो जूनियर थे, एक थे सुतिया पाहन। सुतिया पाहन, इन्हें राजा बनाया गया, सुतिया पाहन को। और इसलिए जो हमारा झारखंड है इसको सुतिया नागखंड, इसको छोटा नागपुर सुतिया नागखंड, सुतिया नागखंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, सुतिया पाहन के नाम पर। तो सुतिया पाहन को राजा बनाया गया। इनका काल निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये इनका काल क्या था, समयावधि क्या था इनका, कोई अता पता नहीं है। कल से जो नागवन से स्टार्ट होगा उसके बाद हम लोग काल को देखते हुए चलेंगे जो उपलब्ध है। तो सुतिया पाहन यहाँ पे क्या हुए, इनको बना दिया गया राजा। राज्य निर्माण अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सुतिया पाहन राजा, राजधानी हमारा बन गया क्या, राजधानी बन गया सुतियांबे। ये जो हमारा रांची के बगल में आप जानते होंगे कि यहाँ पर है पिठौरिया, जो कि आप अगर पतरातू जा रहे होंगे तो पतरातू से पहले ही आपको लगभग रांची से यहाँ पे 12-15 किलोमीटर दूर है, तो वहीं पर पिठौरिया है। पिठौरिया के बगल में ही सुतियांबे है। ठीक है, ये हमारा बन गया राजधानी। अब क्या हुआ, राज्य निर्माण का काम कैसे स्टार्ट हुआ, तो पूरे राज्य को, पूरा ये जो हमारा जो झारखंड था, यहाँ देखिए पूरा झारखंड, ये याद होगा आप लोगों को, यहाँ पलामू, इधर सुरगुजा, ठीक है, इधर में आपका कोकरा, नीचे क्योंझर, मयूरभंज, ये सब सारा मिला करके था। तो इन पूरे राज्य को 7 गढ़ में विभाजित किया गया। 7 गढ़, ये आप लोग पढ़े ही होंगे कि 7 गढ़ में और 21 परगना, इसमें विभाजित किया गया। तो ये 7 गढ़ कौन कौन थे, तो 7 गढ़ ये थे हमारे, सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, पलामू। ठीक है, इसको पालुनगढ़ उस समय बोला जाता था, पालुनगढ़, पालुनगढ़, जिसको जो कि हमारा पलामू। दूसरा था हमारा, इसके बाद यहाँ जाइए हजारीबाग, तीसरा है आपका सुरगुमगढ़, जो कि सुरगुजा था, सुरगुजा को सुरगुमगढ़ भी बोला जा रहा है। फिर एक था हमारा चौथा है आपका सिंहगढ़, सिंहभूम। पांचवा है आपका लोहागढ़, लोहरदग्गा, ये जो है हमारा लोहरदग्गा, ये था लोहागढ़। छठा था आपका केसलगढ़, पालुनगढ़। तो वहाँ है आपका मानगढ़, जो कि मानभूम जिसे कहते हैं, मानभूम। तो ये आपके 7 गढ़ हो गए और इसे 21 परगना में बांटा गया था। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, 21 परगना का नाम याद भी नहीं रखना है, लेकिन आप लोगों को ये 7 गढ़ इसे याद करना होगा। ठीक है, पालुनगढ़, पलामू, हजारीबाग, सुरगुमगढ़, सुरगुजा, सिंहगढ़, सिंहभूम, लोहागढ़, लोहरदग्गा, केसलगढ़ और एक है मानगढ़, मानभूम। तो इन 7 को आप लोग याद भी रख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद इसके बारे में, मुंडा राज के बारे में, इसके बाद इसके बाद क्या किया गया, क्या और बढ़ाया गया राजवंश, ये वो युद्ध हुआ, इस टाइप का कोई घटना का विवरण कहीं नहीं मिलता है। सिर्फ एक बात का विवरण मिलता है कि पहले शासक जो थे हमारे सुतिया पाहन हुए
और इसके बाद अंतिम जो शासक हुए हमारे मदरा मुंडा। अंतिम शासक हुए इस मुंडा राजवंश के अंतिम शासक हमारे हुए मदरा मुंडा। मदरा मुंडा चूंकि इम्पोर्टेंस है क्योंकि फनी मुकुट राय जो कि नाग वंश की स्थापना किए थे, उनका और इनके बीच का जो संबंध है उसे कल के क्लास में देखा जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही कि इस तरह से हम लोग देखे हैं कि मुंडा राजवंश कैसे कैसे स्थापना हुआ। मध्य भारत से होते हुए वे लोग नीचे दक्षिण की ओर आते गए, बरगढ़ और रोहतासगढ़ होते हुए सिरघाटी पार करते हुए आ गए आपके सोन नदी के क्रॉस करके। उसके बाद कैसे कैसे वो लोग जांच परखे, फिर राज निर्माण प्रारंभ किया, जिसको कि अपने राज्य को 7 गढ़ और 21 परगना में 7 गढ़ और 21 परगना में विभक्त किया राज्य को। 7 गढ़ ये थे, आप देख चुके होंगे। और इसके अंतिम शासक हैं मदरा मुंडा। आज के क्लास में इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे नागवंश पे कि नागवंश की स्थापना, और उसके बाद मजा आएगा पढ़ने में क्योंकि कालक्रम के साथ देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।